क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा है V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अच्छा, और रेसिस्टेंस R दे रखा है, ये L है, ये C है। तो रेसिस्टेंस R दे रखा है 10 ओम, L दे रखा है 200 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये पार्ट में बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। अगर पावर फैक्टर यूनिटी दे रखा है तो हम ये कहेंगे cos फाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, cos फाई क्या होता है? cos फाई होता है R अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, और R अपॉन जेड का मतलब 1 होने का मतलब है R इज इक्वल टू जेड हो गया, R इज इक्वल टू जेड। अच्छा, तो अब जैसे हम Z निकालते हैं तो Z निकालने का हमारा तरीका क्या होता है? कह रहे हैं कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, R इज इक्वल टू जेड, और ये ए पार्ट है। तो हम ये कहेंगे कि द इम्पीडेंस of an LCR circuit, the impedance of an LCR circuit is equal to R, which means that it is a case of resonance, which means that it is a case of resonance. And in that case, यानी कि रेजोनेंस वाले केस में क्या होगा? एंड इन दैट केस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। ये हो गया। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर हमें क्योंकि सी निकालना है तो मैं सी को इधर ले आऊँगा, सी को इधर ले आओ और इस ओमेगा एल को नीचे ले जाओ, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी, ओमेगा स्क्वायर एल, ये हो गया। तो अब जरा वैल्यूज डालिए यहाँ पर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इन्होंने ये बोला है कि एफ इज इक्वल टू 100 पर सेकेंड। अगर सिर्फ पर सेकेंड दे रखा है ना, तो पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये 100 हर्ट्ज दे रखा है, 100 हर्ट्ज दे रखा है। अगर दे रखा होता 100 रेडियन पर सेकेंड तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू दे रखी होती। तो 100 हर्ट्ज दे रखा है आपको, तो ये एफ की वैल्यू दे रखी है, तो ओमेगा की जगह मैं 2 पाई एफ कर दूंगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। एल कितना दे रखा है? 200 मिली हेनरी। आंसर कितना आ रहा है कैपेसिटेंस का? 0.5 मिली फेराड, 0.5 मिली फेराड। मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये 100 रेडियन पर सेकंड होना चाहिए। कितना दे रखा है? 200। क्या पता मैंने डायरेक्टली 100 पर सेकंड लिख दिया, 100 रेडियन पर सेकंड हो। अच्छा, अगर देखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड है, अगर हो सकता है गलत लिखा गया हो क्वेश्चन, मैं एक बार करके देख लेता हूँ, उसके बाद आप नोट करना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर, और एल है 200 मिली हेनरी। तो 200 मिली हेनरी का मतलब 200 इंटू 10 की पावर -3, जो कि ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? 10 की पावर +3, 10 की पावर +3। 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 इंटू 200, ये हो गया। और 10 की पावर 3 से ये 3 0 कट गए, ठीक है। हाँ जी, आप सही कर लीजिए। ये जो है ना ओमेगा है 100 रेडियन पर सेकंड, वो गलती से जो है ना, गलती से 100 पर सेकंड लिखा हुआ है, रेडियन लिखना मैं भूल गया, ठीक है।
तो वो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। अच्छा, और समझ जाइएगा कि पर सेकंड अगर कहीं पर दे रखा है ना, तो पर सेकंड का मतलब एफ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ रेडियन पर सेकंड, रेडियन लिखना मैं भूल गया हूँ। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 के आगे 2 जीरो लगे हुए हैं और 1 जीरो ये 10 का, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10 की पावर, हाँ वो आवाज़ नहीं आ रही ना इसमें, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, मीटिंग का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -3, तो 1/2 कितना हो गया 0.5, और 10 की पावर -3 का मतलब हो गया मिली फैराड, 0.5 मिली फैराड हो गया इसका मतलब, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिएगा बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर किस तरह से निकाला जा सकता है? क्वालिटी फैक्टर के हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे कि डेल्टा जो आपका ω2 माइनस ω1 अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला देखा था। अब क्या करेंगे, हमें ω2 माइनस ω1 तो पता नहीं है, तो हमने ना बहुत सारे फॉर्मूले क्वालिटी फैक्टर के डिराइव करे थे। आप देखिएगा ये पेज नंबर इस पर है, 3-4 फॉर्मूले थे। तो 1/r √L/c भी है, ठीक है, और यही ठीक है, Q इज इक्वल टू 1/r √L/c। तो बी पार्ट में वो क्वालिटी फैक्टर पूछ रहे हैं, ये है 1/r √L/c। तो Q इज इक्वल टू 1/r, r कितना दे रखा है 10 ओम, तो 10 लिख दिया, अंडर रूट L कितना है 200 मिली हेनरी, तो 200 इंटू 10 की पावर -3, मिली का मतलब 10 की पावर -3, ये है 0.5 मिली फैराड, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 फैराड हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो Q इज इक्वल टू 1/10 200 अपॉन 0.5, पॉइंट गया तो ऊपर एक ज़ीरो आ गया, 5 4 20 और 2 ज़ीरो, तो Q इज इक्वल टू 1/10, और 400 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये कैंसिल आउट होकर 2 आ गया, तो क्वालिटी फैक्टर इसका 2 है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, रेशो होता है ये, तो ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसके बाद ये पूछ रहे हैं गिवन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स टू बी 100 रेडियन पर सेकेंड है ये, कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो पी एवरेज कैसे निकालते हैं? पी एवरेज कैसे निकालते हैं? ये था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा दे रखा है, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अच्छा, वी आर एम एस की वैल्यू 50 दे रखी है, आई की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पर ये करेंगे, आई आर एम एस की जगह ऐसा लिख सकते हैं क्या, वी आर एम एस अपॉन आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारा रेजोनेंस वाला सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, और रेजोनेंस के केस में हमारा आर इज इक्वल टू जेड आता है, ठीक है। तो पूरे सर्किट में, क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो पूरे सर्किट का करंट तो सेम रहने वाला है, ठीक। तो पूरे सर्किट का जब करंट सेम रहने वाला है, तो हमने यहाँ पर आई की जगह लिख दिया वी अपॉन आर, वी अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक। तो वही है, बस वी आर एम एस का होल स्क्वायर हो गया अपॉन आर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर, और वी आर एम एस कितना है, ये 50 दे रखा है, तो 50 का स्क्वायर अपॉन, क्या क्यू फैक्टर तो रेशो होता है ना, तो रेशो की कोई यूनिट ही नहीं होती, यूनिटलेस है। 50 का स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है 10, अब 5 का स्क्वायर 25, उसके आगे 2 जीरो लगाएं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आपके पास आ गया 250 वाट्स, ठीक है। चलते हैं आगे। ऑनलाइन वाले बच्चे टाइप करके कुछ मैसेज भेज देना अगर कहीं पर अटको तो, ठीक है। मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, यहाँ पर स्पीकर में कुछ गड़बड़ है।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या है, अ 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स, a 200 volt variable frequency AC source is connected to a series combination of L इतना, C इतना, R इतना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, LCR सर्किट है और 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स, इसका मतलब जो है 200 वोल्ट दे रखा है मुझे, VRMS दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे। तो 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 200 वोल्ट तो L है 5 हेनरी, इंडक्टेंस, सॉरी मैंने R जो है वो दे रखा है 40 ओम, L है 5 हेनरी और कैपेसिटेंस है 80 माइक्रोफैराड, 80 माइक्रोफैराड। तो ये हमको वैल्यूज दे रखी हैं। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स टू गेट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स यानी कि ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टू गेट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, सर्किट में मैक्सिमम करंट मेरे को मिल जाए उसके लिए। मैक्सिमम करंट कब मिलता है? मैक्सिमम करंट कब मिलता है? क्या I0 पूछ रहे हैं, मैक्सिमम करंट तो वही हो गया। मैक्सिमम करंट मिलता कब है LCR सीरीज सर्किट में? रेजोनेंस पर, रेजोनेंस पर ही तो मैक्सिमम करंट मिलता है। तो अब जैसे ये वाला केस था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में देखो बोला नहीं ना इन्होंने रेजोनेंस, इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है। तो cos फाई यूनिटी हो गया, तो R इज इक्वल टू Z किस केस में आता है? रेजोनेंस में ही आता है। ऐसे ही इस केस में क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम करंट चाहिए। मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि रेजोनेंस LCR सीरीज सर्किट है, वो ये नहीं बोल रहे हैं। एक में बोल रहे हैं पावर फैक्टर यूनिटी है, एक में बोल रहे हैं मैक्सिमम करंट ऑब्टेन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम करंट रेजोनेंस में ही मिलता है, पावर फैक्टर यूनिटी रेजोनेंस में होता है। तो घुमाकर पूछेंगे क्वेश्चन को। तो अब आप ये देखिएगा, आगे चलते हैं इसमें। टू गेट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम करंट in an LCR series circuit is obtained, maximum current in an LCR series circuit is maximum current in an LCR series circuit is obtained only in resonance condition, only in resonance condition। अच्छा, तो अब क्या पूछ रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी फिर? ओमेगा निकालना है 1/√LC। ठीक है, इन रेजोनेंस LCR सर्किट। ठीक है, तो ये सीधा फॉर्मूला है 1/√LC। तो ओमेगा कैसे निकलेगा? 1/√, के अंदर L की वैल्यू डालिए 5 हेनरी, हेनरी ही स्टैंडर्ड यूनिट है तो 5। ठीक, 80 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड का मतलब 80 इंटू 10 की पावर -6, ये करेंगे। अब 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, उसके आगे एक ज़ीरो लगा और ये हो गया 10 की पावर, सॉरी अभी तो -6 ही लिखेंगे, अंडर रूट के बाहर आ जाएगी जब भी
जो भी पावर होती है ना, किसी की भी पावर है, जैसे 10 की पावर है -6, तो वो इवन अगर पावर है तो वो अंडर रूट के बाहर आकर ऑड हो जाएगी। ओमेगा इज इक्वल टू 400 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा बाहर आकर 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को ले जाओ ऊपर, तो ये 10 की पावर 3 यानी कि 1000 बन गया अपॉन 20, तो 250 ज़ा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 50 रेडियन पर सेकेंड ये वैल्यू आ रखी है। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सेकंड पूछ रहे हैं द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर आपको करंट का एम्पलीट्यूड बताना है। करंट का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है करंट का एम्पलीट्यूड? क्या? आई नॉट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। क्या करिए, आई आर एम एस निकाल लो। आई आर एम एस निकालेंगे, आई आर एम एस कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, तो वहाँ से आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आई आर एम एस कैसे निकलेगा, तो ये ओमेगा हमारे पास आ गया। और वी आर एम एस दे रखा है, वी आर एम एस दे रखा है, और पूरे सर्किट का, हाँ जी, इन रेजोनेंस Z इज इक्वल टू आर। तो मुझे पूरे सर्किट का इम्पीडेंस Z निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो R के इक्वल है। R दे रखा है 40 ओम, वी आर एम एस दे रखा है 200 वोल्ट, तो आई आर एम एस आ जाएगा। देयरफॉर आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर, वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये हो गया। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस की वैल्यू 200 वोल्ट है, तो 200 अपॉन आर कितना है 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 5 ज़ा 20, तो ये 5 एम्पियर आ गया मेरे पास आई आर एम एस। अब ये 5 एम्पियर आया तो क्या करेंगे, देयरफॉर, अच्छा आई आर एम एस का हम ये कहेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू, सिंस आई आर एम एस आई नॉट अपॉन रूट टू, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू रूट टू। आई आर एम एस कितना है 5, और रूट टू की वैल्यू क्या होती है, ये रट लेना 1.414, याद होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, अगेन 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, तो 7.070 यानी कि 7.07 एम्पियर, ये आपके पास आई नॉट आ गया। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्या पूछ रहे हैं, करंट एम्पलीट्यूड। थर्ड पूछ रहे हैं द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड का मतलब फिर वही है, हाँ सेकंड नहीं, के थर्ड है ना, सेकंड पार्ट में तो पूछ रहे थे करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड यानी कि आई नॉट। हाँ ये सेकंड, सॉरी ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, आगे थर्ड पार्ट करवाना है आप। तो थर्ड पार्ट में देखिए वो पूछ रहे हैं पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, वो बोलेंगे नहीं बार बार के एवरेज पावर, उन्होंने पावर डिसिपेटेड पूछ लिया तो आप पी एवरेज ही निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वी आर एम एस भी है मेरे पास, आई आर एम एस भी है, तो दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए ना। वी आर एम एस कितना है 40 सॉरी 200, और आई आर एम एस 5, तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1000 वाट लिख दो, या 1 किलो वाट लिख दो, 1000 वाट ही दे रखा है आंसर। अच्छा जी, अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हर बार हमको क्या दे रखा होता था, V की वैल्यू अगर दे रखी थी तो हम क्या बोलते थे कि ये हमको VRMS दे रखा है। इस बार बोल रहा है साइनोसॉइडल वोल्टेज। साइनोसॉइडल वोल्टेज का मतलब समझ जाना AC वोल्टेज है, क्योंकि साइन वेव बनती है। ठीक है, उसको साइनोसॉइडल का ही शॉर्ट फॉर्म साइन होता है।
अ साइनोसॉइडल वोल्टेज यानी कि एसी वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, मतलब वी नॉट दे रखा है 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मतलब इस बार ओमेगा भी नहीं दे रखा है, इस बार एफ दे रखा है इन्होंने हमको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या वैल्यू दे रखी है, एक तो वी नॉट दे रखा है 283 वोल्ट और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ये दे दिया। इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर इज इक्वल टू 3, R is equal to 3 ohm, R is equal to 3 ohm, L is equal to 25.48 millihenry, and C is equal to 796 microfarad. C is equal to 796 microfarad, ये दे रखा है। फाइंड, ये पार्ट है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपको ना इम्पीडेंस निकालना है। अच्छा जी, इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, वही आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और उसका पूरे का अंडर रूट, ये करना पड़ेगा। तो इम्पीडेंस निकालते हैं। इम्पीडेंस देखिएगा कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एफ मेरे को 50 हर्ट्ज दे रखा है। अच्छा, जब एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज तो मैं पाई का इस्तेमाल करूँ, यहाँ पर करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट तरीका और कुछ बता रखा हो इसमें। इम्पीडेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है। एवरेज पावर पूछ रहे हैं, एंड द पावर फैक्टर यानी कि एवरेज पावर cos फाई पूछ रहे हैं, पावर फैक्टर सॉरी cos फाई। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ थोड़ी सी अजीब दे रखी है ना, 25.48 और ये 796, ठीक। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर वैल्यू देंगी मेरे को 22/7 से मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर, ठीक है। ये जो अजीब वैल्यूज़ दे रखी हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए दे रखी हैं। देखिएगा, अभी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो मैं यहाँ से ना ओमेगा निकालूंगा। तो ओमेगा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना है, एफ दे रखा है 50, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, और पाई की वैल्यू हो गई 3.14। तो पॉइंट गया तो ये 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू 314 रेडियन पर सेकंड आ गया मेरे पास, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ओमेगा हमारे पास इस तरह से निकल गया। उसके बाद क्या है कि अब मैं निकालूंगा एक्सेल। हमारे पास आर तो है ही, अब मुझे एक्सेल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा एक्सेल कैसे निकालेंगे, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, है ना। ओमेगा हम निकाल चुके हैं 314 मल्टीप्लाइड बाई एल। एल कितना दे रखा है 25.48 मिली हेनरी। तो इसको मिली को हटाना है, मिली का मतलब 10 की पावर -3, ठीक है। तो 25.48 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। और ये जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप जानते ही हैं, ये ओम में ही आएगा। एक्सेल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ऐसा रेसिस्टेंस, इंडक्टर क्या रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल। अच्छा, 7 3 21, 25 - 21 is 4, 4 4 44, 7 2 अच्छा, अब इसमें ना एक काम कर लेते हैं, जैसे ये 314 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस 314 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 22/7 इंटू 100 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको 7 से डिवाइड करके देखा, प्रॉपर वैल्यू दे रहा है। मल्टीप्लाई करने में मुझे दुखी होना पड़ेगा, तो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो 22/7 इंटू 100 लिख दिया। 22/7 ही तो 3.14 होता है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25.48। अब ये 25.48 क्या बन जाएगा, 2548/100। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, इंटू 10 की पावर -3 है, इसको -3 को अभी देख लेंगे बाद में। ये 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 25 - 21 इज 4, 4 4 44, 7 6 42, 44 - 42 इज 2, 2 8 28, 7 4 28। तो 22 इंटू 364 ये आ गया, इंटू 10 की पावर -3 है, तो
परेशान तो अब भी होना ही पड़ेगा। चलो जी हो जाते हैं। 22 इंटू 364, 364 इंटू 2 तो 22 4 ज़ा 88, 8 कैरी आ गया। 22 6 ज़ा कितना होगा, 6 टू ज़ा 132, 132 और 8 हो गया 44, 140, वो 14 कैरी आ गया। 22 3 ज़ा 66 और 14 66 80, देखना यही आ रहा है ना, 8008, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया 8008 और 10 की पावर -3 का मतलब है नीचे आकर 1000 हो गया। 3 जीरो काट दो, डेसिमल यहाँ आ गया। 8.008 को अप्रॉक्सीमेटली मैं 8 ओम बोल सकता हूँ। एक्सएल की वैल्यू 8 ओम आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं एक्स सी की। तो एक्स सी ये कितना है, 1/ओमेगा सी। वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा हम निकाल चुके हैं 314, 314 लूँ यहाँ पर, $796 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर परेशान करेगा। चलो कोई नहीं, दोबारा से वही ले लेते हैं। 22/7 इंटू 100 ले लो, ओमेगा को 22/7 इंटू 100 ले लो, और जो सी है वो 796 है, 796 है, और शायद ये भी 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। 7 1 7 हो रहा है, नहीं हो रहा शायद। चलो नहीं होगा तो फिर 314 जिंदाबाद, 314 इंटू 796, ठीक है। कैलकुलेशन से बचना चाह रहे थे, ये परेशान करना चाह रहे हैं, चलो कोई नहीं करते हैं। तो 796 मल्टीप्लाइड बाई 314। अच्छा 796 के आगे ना 10 की पावर -6 भी लिखेंगे। यहीं से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -6 ऊपर जाकर एक के आगे 6 जीरो लग जाएंगे और ये भी बड़ी वैल्यू आने वाली है। इधर ये मिटा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ इसको। 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया। 4 9 ज़ा 36 और 2 38, 3 कैरी आ गया। 4 7 ज़ा 28 और 3 31, 6 9 7, एक डबल क्रॉस। 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी आ गया। 3 9 ज़ा 27 और 1 28, 2 कैरी आ गया। 3 7 ज़ा 21 और 2 23, ये हो गया 4 8 + 6 14, 1 कैरी आ गया। 1 + 1 2 + 9 11 + 8 19, 1 कैरी आ गया। 1 + 3 4 + 7, 4 + 7 11, 11 + 8 अगेन 19, फिर 1 कैरी आ गया। 1 + 3 4, 2 4 9 9 4 4, ठीक है। तो लिखेंगे 10 की पावर 6 अपॉन 2 4 9 9 4, ये हो गया, ठीक है। अब इधर कर रहा हूँ इसको मैं, एक्स सी इज इक्वल टू 1 के आगे 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2 4 9 9 4 4, एक दो तीन चार। इसको ऐसा कर लूँ क्या, अप्रॉक्सीमेटली ये मान लेते हैं कि 25 के आगे 4 जीरो, 2,49,944 ये है, 2,50,000, हाँ वही वही बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 2,50,000, 25 के आगे 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। 25 4 ज़ा 100, तो एक्सी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4 ओम आ गया। वो 8 आ गया, ये 4 आ गया। अब इसके बाद z निकाल लेंगे, तो z कितना होता है, z इज इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर कितना दे रखा है 3 ओम, तो 3 का स्क्वायर और एक्सएल कितना आया 8, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 8 माइनस 4 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 इज 25, यानी कि 5 ओम आ गया, ठीक है, 5 ओम आ गया। तो ये हमारा इम्पिडेंस हो गया Z। नहीं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं ये जो भी बोर्ड में आए हुए हैं वही मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो इनको, हाँ, इनको मत छोड़ना, जितने भी क्वेश्चन हैं ये वाले मत छोड़ना, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है अरिहंत के चैप्टर वाइज से, मैंने बता रखा है। चलिए जी, बी पार्ट देखिएगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट, ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जब भी फेज डिफरेंस निकालना होता है तो मुझे ना tan फाई निकालना पड़ता है। फेज डिफरेंस के लिए मैं tan फाई निकालता हूँ। वो कैसे निकलेगा? अच्छा देखिए, जो जैसे ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन में हमने जैसे दो ना अलग अलग केसेस देखे थे एलसीआर में। एक में ये देखा था कि एक्सएल जो है वो एक्सी से बड़ा है, एक में देखा था कि एक्सी एक्सएल से बड़ा है। तो अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा आएगा ना तो यही फॉर्मूला आपका एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर बन जाएगा। नहीं भी करोगे एक्सएल माइनस एक्सी करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब क्यों बता रहा हूँ, इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाया था हमने एक, तो ये वाला एंगल क्या था, फाई था, ये फाई था, और ये आर था, और ये जेड था, और ये वाला जो पोर्शन था ना, यानी कि जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर आपका था एक्सएल माइनस एक्सी। अब हमें जब फेज डिफरेंस निकालना है तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan फाई निकालेंगे। तो tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बी पार्ट, फेज डिफरेंस। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी कितना है, 8 माइनस 4 यानी कि 4, और r तो 3 दे ही रखा है, बस इतना करके छोड़ देंगे, tan इनवर्स 4 अपॉन 3। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं सी पार्ट में, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर डिसिपेटेड देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ दे रखा है वोल्टेज वगैरह इसमें, हाँ, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिस 50 हर्ट्ज, ठीक है। वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, याद है, ठीक है। अब से पहले जो दोनों क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसमें हमने क्या यूज़ करा, केवल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, केवल ये यूज़ करा, ठीक है। क्यों यूज़ करा, क्योंकि वो दोनों रेजोनेंस वाले केस के थे। रेजोनेंस वाले केस में जो कॉस फाई है उसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कर लिया। यहाँ पर साथ में कॉस फाई भी आएगा, और कॉस फाई कैसे निकलेगा, आर अपॉन जेड करके, आर की वैल्यू भी पता है हमें और जेड की वैल्यू भी पता है, 3 अपॉन 5 हो जाएगा। और आई आर एम एस तो पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को क्या लिखेंगे, वी आर एम एस अपॉन जेड, ठीक है। भाई पूरे सर्किट का इस बार हमारे पास इम्पीडेंस लेना है, इससे पहले भी हमने ऐसे ही करा है, पर उससे पहले हमने वी आर एम एस अपॉन आर इसलिए लिख दिया था क्योंकि रेजोनेंस के केस में जेड इज इक्वल टू आर आता है, ठीक है, इसलिए वी आर एम एस अपॉन आर लिया था। वी आर एम एस अपॉन जेड,
हाँ जी, cos फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि r अपॉन z। ठीक, तो ये क्या हो गया, वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड का स्क्वायर। वी आर एम एस तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो वी नॉट है। तो वी नॉट जो दे रखा है वो कितना दिया था, वी नॉट 283, 283। तो वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है, अब आर की वैल्यू डालिए 3 और जेड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। वी नॉट दे रखा है 283, तो 283 इंटू 283 अपॉन रूट टू का स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25। ये हो गया। तो जरा इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 283 इंटू 283 ये करेंगे, इधर कर रहा हूँ 283 इंटू 283, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 8 8 ज़ा 64 और 2 66, 6 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16 और 6 22, डबल क्रॉस 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ये आ गया 9, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 2 कैरी आ गया, 2 2 4 प्लस 6 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 80089। तो ये मेरे पास आया 80089 इंटू 3 अपॉन 25 टू ज़ा इज 50। इसको जरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ रहा हूँ। तो 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी आ गया, 3 8 ज़ा 24 और 2 26, 2 कैरी आ गया, 3 0 ज़ा 0 और 2 2, 3 0 ज़ा 0 और 3 8 ज़ा 24, 240267 अपॉन 50। तो 50 से सीधा सीधा करते हैं डिवाइड। देखिए एक तो ज़ीरो हटा दिया, ज़ीरो हटा दिया तो यहाँ पर डेसिमल आ गया। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 4 ज़ा 20 और 24 माइनस 20 इज़ 4, 4 0 40, 5 8 ज़ा 40, फिर 5 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं तो 0 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 26 माइनस 25 इज़ 1, 26 minus 1, 1 7 17, 5 3 ज़ा 15, 17 minus 15 is 2, 2 0 20, 5 4 ज़ा 20, तो 480,534 वाट ये वैल्यू आ गई पावर की। इन्होंने कितना दे रखा है, 4800 वाट, 4800 वाट। ये कैसे आया 4800 वाट? अरे फिर भी हमारा तो ज़्यादा आ रहा है वैल्यू, पॉइंट चलिए इतना हो गया, हमारा तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ना। वी आर एम एस अपेरेंट पावर तो नहीं निकाल दी, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू है ना। और मेरे को चाहिए वी आर एम एस का स्क्वायर, तो हम निकाल ही रहे हैं ना यहाँ पर 80089 अपॉन 2, सेट सेट कितना 5, पता नहीं भाई 4800 कहाँ से आ रहा है इनका, हमारा तो 4805.34 आ रहा है। कैलकुलेशन करिए पूरा ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी अगला देखिएगा, अगला दे रखा है कि इसका पावर फैक्टर निकालना है।
तो पावर फैक्टर दे रखा है cos 53.1 डिग्री, ठीक है, वो नहीं करना आपको, cos 53.1 डिग्री। पावर फैक्टर आप सीधा सीधा R अपॉन Z बोलेंगे, R अपॉन Z यानी कि 3/5, 3/5। और ये cos 53.1 डिग्री ये निकाला होगा इन्होंने कि cos 53.1 डिग्री पर वैल्यू लगभग इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पावर फैक्टर सीधा सीधा वैल्यूज में ही देना है। आप पावर फैक्टर बताएंगे, कौन सा ABCD पार्ट है ना, हाँ, तो पावर फैक्टर होता है cos फाई है R अपॉन Z, तो R अपॉन Z सीधा सीधा लिखेंगे 3/5, बस इतना लिख देंगे, उसमें और कोई कॉस वॉस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगला देखिएगा, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल। अच्छा, मतलब अभी कुछ कसर बाकी रह गई थी, प्रीवियस एग्जांपल वाला ही आ गया फिर से। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल कैन बी वेरीड, ठीक है। ए है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, तो फ्रीक्वेंसी बतानी है एट विच रेजोनेंस अकर्स। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी पर आएगा। अभी फ्रीक्वेंसी जो है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी थी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो वाली फ्रीक्वेंसी बताइए जिस पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस के लिए जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी थी, तो ये भी हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं निकालनी है, एफ ही निकालनी है। तो क्या करेंगे, जैसे ओमेगा होता है 1/√LC, तो ओमेगा की जगह लिखेंगे 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो एफ कितना हो जाएगा, 1/2π इंटू √LC। वन अपॉन 2π इंटू √LC। अब ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। L कितना दे रखा था, L दे रखा था 25.48 मिली हेनरी और 796 माइक्रोफेराड। 2 इंटू 22/7, 25.48 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 796 इंटू 10⁻⁻6। ये तो दुखी करने वाली बात हो गई भाई, 10⁻⁻3 10⁻⁻6 ये ऑड पावर हो रही है ना। तो मुझे ये लगता है क्वेश्चन आप लोग करना चाहेंगे खुद से, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसको जरा आप लोग करिएगा ट्राई से, ठीक। देखो जरा, ये है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, ठीक है। तो भाई ये निकालना है, ठीक, होना चाहिए था लेकिन नहीं है। अगला देखिएगा, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, यानी कि Z निकालना है, करंट निकालना है, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट कंडीशन। इम्पीडेंस Z है, निकाल लोगे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकाल लेंगे, छोड़ दूँ, कर लोगे ना इम्पीडेंस पर। अच्छा देखो, ये मत सोचना कि इम्पीडेंस सेम आ जाएगा, क्योंकि इस बार क्या है, अच्छा एक मिनट, इम्पीडेंस क्यों निकालोगे आप, रेजोनेंस कंडीशन है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, Z इज इक्वल टू R, तो इसीलिए आंसर देखो 3 ओम आ रहा है, ठीक है। वो करना नहीं है, इम्पीडेंस से तो आप बच गए। उसके बाद अगला है करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकलेगा, जो V0 दे रखा है, V0 से हमने VRMS निकाला था, ठीक है। तो करंट बस ये ऐसे करके VRMS अपॉन Z ये करना है, ठीक है। VRMS, और ये मत सोचना कि Z वही ले लूँगा पहले वाला 5 ओम, ये नहीं लेना, Z आप अलग निकालेंगे इसमें। तो VRMS अपॉन Z करके करंट आ जाएगा। VRMS कैसे निकलेगा, V0/√2 करके, ठीक है। और पावर डिसिपेटेड के लिए बस VRMS IRMS, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में cos फाई तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये है, बस थोड़ा सा इसको कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं।
ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं भाई आपका ट्रांसफार्मर और जनरेटर। ये हमारे एक सर थे, मैथ्स पढ़ाते थे हमको, आसान आसान क्वेश्चन खुद करा देते थे, मुश्किल छोड़ देते थे, डाउट भी नहीं लेते थे। वही याद आ गया मेरे को अभी अभी। हाँ, मैथ्स वाले सर थे हमारे।